ये टॉपिक का नाम है आपका लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट नेम होता है इसका, इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं एचसीएफ। ये शॉर्ट नेम है। देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही क्लियर है। यह लघुत्तम समापवर्त। अपवर्त क्या होता है आपको पता होगा, इंग्लिश में इसको मल्टीपल कहते हैं अपवर्त, अपवर्त या गुणज। तो जैसे कोई संख्या 5 है, 5 का अपवर्त चाहिए तो धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करके आप 5 के अपवर्त निकाल सकते हैं। 5 का पहला अपवर्त क्या होगा, 5 गुणे 1 होगा, 5 ही होगा। 5 का दूसरा अपवर्त 5 गुणे 2 यानी कि 10 हुआ। 5 का तीसरा अपवर्त 5 गुणे 3 यानी कि 15 हुआ। तो अपवर्त वाली बात आपको क्लियर है। यहां वर्ड बोला है समापवर्त। समापवर्त का मतलब क्या हो गया, समान अपवर्त, समान अपवर्त। समान अपवर्त की बात कहां से आती है, इसका अर्थ यह होता है कि यह संख्या एक नहीं है, कई सारी संख्याएं हैं जिनका अपवर्त लेना है, और वो भी कैसा अपवर्त लेना है, आपका समान अपवर्त लेना है। तो पहले अपवर्त वाली चीज क्लियर कर लीजिए, तो नहीं जानते वो जान लें। मल्टीपल, जैसे अभी मैंने बोला कि 5 के अपवर्त चाहिए, तो 5 का पहला अपवर्त क्या होगा, 5 गुणे 1 यानी कि 5 होगा। 5 का दूसरा अपवर्त 5 गुणे बताइए 2, 10 होगा। तीसरा अपवर्त 5 गुणे 3 क्या होगा, 15 होगा। क्लियर है, ये 5 के अपवर्त है। सही है। अब मैं कहूं कि आप बताइए 10 के अपवर्त, क्या हो जाएगा आपका, 10 गुणे 1 यानी कि 10 ही हो गया। 10 गुणे 2 क्या हो गया, 20 हो गया। 10 गुणे 3 क्या हो गया, 30 हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा इससे अपवर्त। तो यह अलग से 5 का अपवर्त है, ये क्या है आपका 10 का अपवर्त है। तो अगर इन दोनों संख्याओं के समान अपवर्त की हम बात करें, 5 और 10 के समान अपवर्त की बात करें, तो समान अपवर्त में कौन कौन है, जो 5 का भी अब समान अपवर्त का मतलब क्या, जो 5 का भी अपवर्त हो और 10 का भी अपवर्त हो। तो 5 और 10 का समान अपवर्त, पहला समान अपवर्त क्या होगा, 10 10 होगा। 10 आपका 5 का भी अपवर्त है, दिखाई दे रहा है, और 10 10 का भी अपवर्त है। दूसरा अपवर्त क्या होगा, 20 होगा। 15 नहीं होगा, बताइए 15 होगा, नहीं होगा, 20 होगा। 20 आपका 5 का भी अपवर्त है और 10 का भी अपवर्त है, ये समान अपवर्त है। अगला क्या होगा, 30 होगा, होगा ना 30 होगा। क्यों, क्योंकि 30 आपका 5 का भी अपवर्त है और 10 का भी अपवर्त है। इसी को कहते हैं समान अपवर्त, मतलब संख्याएं एक से ज्यादा है, इसलिए समान अपवर्त की बात बोली गई है। समान अपवर्त से ही समझ में आ जाएगा संख्याएं एक से क्या है, ज्यादा है, उनका अपवर्त उठाया गया है, वो भी कैसा, समान, इक्वल। इक्वल मल्टीपल आपका उठाया गया है, सेम मल्टीपल उठाया गया है। तो देखिए यहां पर जैसे और भी संख्या ले ली जाए, 2 और 3 की मैं बात करूं, 2 और 3 के समान अपवर्त। चलिए 2 और 3 के समान अपवर्त बताइए कौन कौन है। 6 है, वेरी गुड। फिर 12 है, फिर बताइए 18 है, फिर 24 है, फिर 30 है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सब क्या है, 2 और 3 के समान अपवर्त है। सबसे पहला अपवर्त कौन सा हुआ, 2 और 3 का 6 हुआ। उसके बाद आप इसी अपवर्त में भी आप गुणा करते जाएंगे, इसी में 2 का 3 का 4 का गुणा करते जाएंगे, यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते जाएंगे। तो जो भी संख्या दिखाई देगी वो क्या होगी, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल ही होगी।
आया समझ में? कॉमन मल्टीपल ही होगी, या कहिए समान अपवर्थ ही होगी। 6 मिल गया आपका, 6 आपका 2 का भी अपवर्थ होता है और 6 3 का भी अपवर्थ होता है। सही है, हर एक बच्चा समझेगा। 6 2 का भी अपवर्थ है, अपवर्थ का मतलब गुणज या मल्टीपल। तो 6 2 का भी अपवर्थ है और 6 3 का भी अपवर्थ है। तो 6 क्या हो गया? पहला आपका कॉमन मल्टीपल हो गया 2 और 3 का। आगे के कॉमन मल्टीपल चाहिए, समान अपवर्थ चाहिए, तो अब 6 में गुणा करते जाइए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे करते जाइए। तो 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा। ये सारे के सारे आपके 2 और 3 के क्या है? समान अपवर्थ हैं। आ गई बात समझ में? अपवर्थ वर्ड क्लियर है? किसी भी संख्या का आपको अपवर्थ या मल्टीपल चाहिए तो उसमें धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबसे गुणा करिए। अब ये कोई नहीं कह सकता कि 5 का 2.5वां मल्टीपल क्या होगा, 3.5वां मल्टीपल क्या होगा, ऐसा नहीं होता। जब भी होगा तो 5 का 3रा मल्टीपल होगा, 5 का 5वां मल्टीपल होगा। आपकी जो भी मल्टीपल वाले फिगर उठाए जाएंगे उसमें किस संख्या से गुणा होगा? किससे गुणा करके उठाया जाता है? धनात्मक पूर्णांक से। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 होते हैं। तो देखिएगा, समान अपवर्थ वाली बात क्लियर हो गई, इसको इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं। समान अपवर्थ वाली बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए, अगर बोला जाए 2 और 3 का सबसे छोटा अपवर्थ क्या है? 6 है। सबसे छोटा अपवर्थ 6। दूसरा अपवर्थ क्या है बताइए? दूसरा है 12। कभी कभी आपसे सबसे छोटा समान अपवर्थ नहीं पूछता, कभी कभी क्या पूछता है आपसे? दूसरा अपवर्थ पूछ लेता है, तो सीधे 2 का गुणा कर दिया जाता है 6 में। आई बात समझ में? पहले समान अपवर्थ में आप 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे गुणा करते जाएंगे तो आपको आगे के समान अपवर्थ मिलते जाएंगे। किसी संख्या का अपवर्थ या किसी संख्या का मल्टीपल निश्चित रूप से उस संख्या से हमेशा क्या होता है? विभाजित होता है। पहली बात सुन लीजिए, हर एक बच्चा सुने। किसी संख्या का मल्टीपल या गुणज या अपवर्थ जो भी कह लीजिए, वो उस संख्या से हमेशा और हमेशा क्या होता है? विभाजित होता है। जैसे आपने 5 के ये मल्टीपल उठाए हैं, 5 10 15 20 25, आगे भी आएगा, सब के सब क्या है? 5 से विभाजित है। आपने यहाँ 10 के अपवर्थ उठाए हैं, 10 20 30 और भी आगे हैं, ये सब के सब क्या है? 10 से विभाजित है। भाई क्यों विभाजित है? कोई संख्या किसी से क्यों विभाजित होती है? भाजक अगर उस संख्या में उपलब्ध है तो वो संख्या निश्चित रूप से उस दिए गए भाजक से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। 25 5 से क्यों विभाजित होता है? क्योंकि 25 में 5 उपलब्ध है। 27 क्यों नहीं होता? 27 5 से क्यों नहीं कटता? 27 5 से इसलिए नहीं कटता क्योंकि 27 में 5 उपलब्ध नहीं है। आई बात समझ में? कोई संख्या किसी से कब कटती है? जब काटने वाली संख्या दी गई संख्या में पूर्णतः क्या हो? उपलब्ध हो, तब भाजक से पूरा पूरा वो संख्या क्या होती है? विभाजित हो जाती है। कोई भी आपका किसी संख्या का मल्टीपल बना रहे हैं, निश्चित रूप से वो संख्या तो उसमें उपलब्ध है ही, और जब वो संख्या उसमें उपलब्ध है तो निश्चित रूप से वो कोई भी मल्टीपल होगा जिस भी संख्या का, वो उस संख्या से हमेशा क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे 13 का कोई भी गुणज 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? निश्चित रूप से कटेगा। 14 का कोई गुणज है, 14 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। आ रही बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? तो ये चीज एकदम क्लियर हो जाए कि अगर कोई किसी संख्या का मल्टीपल है या गुणज है या अपवर्थ है तो निश्चित रूप से वो संख्या से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। समान अपवर्थ वाली बात भी क्लियर हो गई। और लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। तो अगर यहाँ हमने 2 और 3 के समान अपवर्थ कई सारे लिख डाले हैं, 6 12 18 24 30, तो सबसे छोटे से छोटा अपवर्थ क्या है इसमें बताइए? 6 है। सबसे छोटे से छोटा अपवर्थ क्या है? 6। तो 6 ही हमारा क्या होगा? इन 2 दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगा। कई लोगों को समापवर्त और समापवर्तक में प्रॉब्लम होती है, वो कॉमन बड़ा नाम बोलते हैं, आराम से कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसमें भी कई लोग होंगे जो अभी तक बोलते होंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, दोनों में अपवर्तक लगा देते हैं, जबकि गलत है। ये क्या है? लघुत्तम समापवर्त है, ये मल्टीपल है। आया समझ में? और समापवर्तक का मतलब हो जाता है आपका कॉमन फैक्टर। आ गई बात समझ में? कॉमन फैक्टर वो हो जाता है। अब अनिल जैसे लोग रहे, यूपीएसआई का कैंडिडेट है अनिल,
अभी अभी टाइटल डाल रहा था तो अभी मैंने जस्ट देख भी लिया, लिखा था आज लाइव 1 लघुत्तम हिंदी में लिखा था और महत्तम ब्रैकेट में डाल दिया था लासा और मासा। अब लघुत्तम महत्तम का टॉपिक थोड़ी है भाई ये अनिल, ऐसे यूपीएसआई निकलेगा? हाँ लाइए क्या है, देखिए पर समय दे दिए यार, आज ही मिला है कि फिर किसी दिन? धर्मराज सिंह, कौन है भाई धर्मराज सिंह? इसी बैच के स्टूडेंट हैं, धन तो नहीं है इनके पर्स में, आईडी यही है एक आईडी के नाम पे कोचिंग का आई कार्ड। कौन है धर्मराज सिंह? केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे क्या? चलिए चले गए लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लीजिए रख दीजिए। तो अनिल ने टॉपिक को केवल क्या समझा कि ये लघुत्तम है और महत्तम है, ऐसा थोड़ी होता है। ये लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ ये टॉपिक है। अभी हम एचसीएफ की बात करेंगे, महत्तम समापवर्तक की भी बात करेंगे। लघुत्तम समापवर्त क्लियर हो गया? नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है ये? एक से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। भाई कोई भी अपवर्त है किसी संख्या का तो उस संख्या से क्या होता है? विभाजित होता है। तो यहीं से परिभाषा आपकी बनेगी, लिख लीजिए परिभाषा, हर एक बच्चा लिखे, हर एक बच्चा लिखे, लिखिए इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। भाई अपवर्त या मल्टीपल का काम ही होता है दी गई संख्याओं से पूर्णतः कटना। मतलब बच्चों लासा क्या होता है? कटता है। दी गई संख्याओं का आप लासा निकाल रहे हैं तो लासा एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आएगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होगी? कटेगी। लासा कटता है, याद रखिएगा। जिन भी संख्याओं का आप लासा निकाल रहे हैं उन संख्याओं से लासा आपका क्या होगा? कटेगा। लिख लिए डेफिनेशन, क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए 2 और 3 का लासा 6, 2 और 3 का लासा 6, 2 और 3 का लासा 6। इसी में हम मासा भी समझा दे रहे हैं, पढ़ाएंगे तो लासा ही आज, लेकिन मासा की भी डेफिनेशन आपको हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके भी नाम से सारी चीजें क्लियर हैं। देखिए महत्तम समापवर्तक, महत्तम तो समझ ही रहे हैं, बड़े से बड़ा। समापवर्तक मतलब क्या होगा? ये समान अपवर्त था, ये समान अपवर्तक होगा, समान अपवर्तक होगा। समझिए बच्चों, यहां पर इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों चीजें कहते हैं। शॉर्ट नेम होता है इसका मासा, इसको कहते हैं आप SCF, और इसको कहते हैं GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलिए। कहीं कहीं मासा पा भी लिखा रहता है, लेकिन उसको भी शॉर्ट करके हम लोग क्या बोलते हैं? मासा ही बोलते हैं केवल। ये लासा पा भी लिखा रहता है, लेकिन हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? केवल लासा बोलते हैं। ठीक, तो अब बच्चों अपवर्तक, और ये अपवर्तक क्या होता है पहले उसको समझ लेना। अपवर्तक, डिवाइजर फैक्टर एक ही होता है,
थोड़ा अंतर है। कभी कभी क्या होता है, सारे के सारे डिवाइजर फैक्टर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइजर में कभी कभी ये होता है कि आप भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर भी आ रहा है, तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा। लेकिन डिवाइजर फैक्टर जनरली क्या बोले जाएंगे? सेंस क्या होगा? डिवाइजर पूरा पूरा काट रहा है। अपवर्तक की इंग्लिश लिखा है हमने क्या? डिवाइजर। अपवर्तक मतलब तो हमेशा क्या होगा? काटने वाला, पूर्णता काटने वाला। आगे बात समझ में? भाजक और अपवर्तक में अंतर है। अपवर्तक मतलब क्या होता है? पूर्णता काटने वाला ही संख्या होता है। ठीक, इंग्लिश में हमारे पास यही एक वर्ड है डिवाइजर, तो हम भाजक के लिए भी डिवाइजर वर्ड यूज करते हैं और अपवर्तक के लिए भी डिवाइजर वर्ड ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ सेंस क्या लेंगे? डिवाइजर पूरा पूरा संख्या को क्या कर रहा है? काट रहा है, तो इसको फैक्टर भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर भी बोलेंगे। डिवाइजर जब संख्या को पूरा पूरा काट रहा है तो वो क्या है? फैक्टर भी है, गुणनखंड भी है उसका। हिंदी में कहते हैं उसको गुणनखंड। तो देखिए अपवर्तक क्या होता है। जैसे कोई संख्या आपकी 20 है, 20 जिन जिन संख्याओं से कटता है वो सभी संख्याएं इसकी क्या होती हैं? अपवर्तक होती हैं। 20 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है और 20 से कट रहा है, 20 से। तो 20 के ये सभी अपवर्तक है। 1, 2, 4, 5, 10 और 20 सब इसके अपवर्तक है। तो 20 के ये सभी के सभी क्या हैं? गुणनखंड भी हैं। 20 के सभी क्या हैं? ये फैक्टर भी हैं, गुणनखंड भी है। आई बात समझ में? ये पूरा पूरा अगर काट रहा है तो आपका अपवर्तक भी है और क्या है? इसी को क्या बोलेंगे? गुणनखंड भी है। तो ये अपवर्तक मतलब क्या होता है? दी गई संख्या को काटने वाली संख्या। कोई संख्या 20 दी गई है, 20 जिनसे जिनसे कटेगा वो सभी संख्याएं काटने वाली संख्या इसी 20 की क्या होंगी? अपवर्तक होंगी। क्लियर है? अपवर्त क्या होता है? वो दी गई संख्या से कटता है। और अपवर्तक क्या होता है? वो दी गई संख्याओं को काट रहा है। यही तो अपवर्तक की परिभाषा है। अपवर्तक पता है तो महत्तम सम अपवर्तक अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब यहां बात आती है, अपवर्तक समझ गए आप। अब यहां बात आती है समापवर्तक की। समापवर्तक में क्या है? समान अपवर्तक बच्चों, यानी कि संख्या एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो जैसे देखिए 20 एवं, ध्यान से देखिए, 20 एवं 40 के समापवर्त उठाइए, सॉरी समापवर्तक उठाइए। समापवर्तक उठाइए, 20 और 40 के समापवर्तक आपको उठाने हैं। तो क्या क्या उठेगा? एक है, एक दोनों को क्या कर रहा है? काट रहा है। 2 है, बताइए, 2 दोनों को काट रहा है। 4 है, 4 दोनों को काट रहा है कि नहीं? फिर बच्चों बताइए 10 है, 5 है, 5 भी है, हाँ ठीक है, 5 है, 5 दोनों को काट रहा है। 10 है, 10 भी दोनों को काट रहा है, 10 भी दोनों का अपवर्तक है ना। 20 है, 20 भी दोनों का क्या है? अपवर्तक है, समान अपवर्तक है। और फिर उसके बाद और कोई नंबर नहीं, और कोई नंबर इसका समापवर्त नहीं है, सॉरी समापवर्तक नहीं है। समापवर्तक क्या होता है? काटता है संख्याओं को, ठीक है। अपवर्तक समझ रहे हैं? अपवर्तक मतलब डिवाइजर होता है, वो संख्याओं को काटता है, डिवाइड करता है कंप्लीटली। तो 20 और 40 के समापवर्तक हमने उठाया। एक है ही श्योर है, एक दोनों को काटेगा, कॉमनली डिवाइड करेगा और टोटली डिवाइड करेगा। 2 भी है, 4 से भी कट रहे हैं, 5 भी है, 10 भी है और 20 भी है। आगे कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये सब इसके क्या है? समापवर्तक है। 20 और 40 के ये समापवर्तक है। कॉमनली इसको क्या कर रहे हैं? सबको डिवाइड कर रहे हैं और टोटली डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों अगर यही मैं पूछूं कि समापवर्तक कौन कौन से हैं, तो समापवर्तक तो बता देंगे सारे के सारे आप कि 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है और 20 भी है। लेकिन अगर यहीं पर मैं लगा दूं महत्तम समापवर्तक कौन है? महत्तम समापवर्तक कौन है? बताइए, बताइए। केवल और केवल 20 है। अपवर्तक तो समापवर्तक तो कई सारे हैं, बताइए। आपके कॉमन डिवाइजर आपके तो कई सारे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है भाई? बताइए, 20 है। इन दोनों का महत्तम समान अपवर्तक, महत्तम यानी कि बड़े से बड़ा,
समान अपवर्तक कौन है? 20 है। अगर कोई कह दे 20 और 40 का महत्तम समापवर्तक 10 है तो गलत है कि नहीं है? गलत है। कोई कह दे 5 है, गलत है। कोई कहे 2 है, गलत है। हाँ, ये जरूर है कि ये समापवर्तक है, ये समापवर्तक है, 2 समापवर्तक है, लेकिन 2 महत्तम समापवर्तक नहीं है। तो हमको महत्तम समापवर्तक में बड़े से बड़ा ही समान अपवर्तक उठाना होता है, वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो मासा हेडिंग देकर डेफिनेशन इसकी भी लिख लीजिए। दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे 20 एवं 40 का महत्तम समापवर्तक 20 होगा। जैसे 20 एवं 40 का महत्तम समापवर्तक 20 होगा। क्लियर है? 20 दोनों को काट रहा है, 20 20 को भी काट रहा है और 20 40 को भी काट रहा है। तो यही क्या है? इसका महत्तम समापवर्तक है। क्लियर हो गया? इसको हम कहते हैं HCF इंग्लिश में शॉर्टकट में, और या तो कह लीजिए GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये भी मेंशन करे रहिएगा, जिसने HCF मेंशन किया है वो GCD भी मेंशन कर दे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। फैक्टर और डिवाइजर दोनों एक ही होते हैं। डिवाइजर अगर टोटली डिवाइड कर रहा है तो वो क्या है? फैक्टर है। अगर टोटली डिवाइड नहीं कर रहा है, जैसे 27 में 5 का भाग नहीं जाता, 5 भाजक तो है ना इसका, इंग्लिश में भाजक को डिवाइजर ही कहते हैं। सही है? 5 डिवाइजर तो है 27 का, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 5 27 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है? हिंदी के लिए तो वर्ड प्रयोग किया जाता है अपवर्तक। अपवर्तक मतलब क्या? ये टोटली विभाजित करेगा ही करेगा। 20 के अपवर्तक हम 3 नहीं ले सकते, 20 का अपवर्तक 3 नहीं है। 20 का अपवर्तक वही होगा जो 20 को काटेगा। आ गई बात समझ में? और डिवाइजर का सेंस तो दोनों ही स्थितियों में लिया जाता है। डिवाइजर डिवाइड करता भी है और रिमाइंडर भी दे सकता है। ठीक है? लेकिन अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो डिवाइजर क्या है? फैक्टर है। आ गई बात समझ में? डिवाइजर आपका फैक्टर होगा। चलिए, तो आपको एलसीएम क्लियर? यस, एलसीएम। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? रेशियो में क्या अपवर्त लेके करेंगे क्या? देखिए, एलसीएम हम इसलिए लेते हैं जहां पर हमें ऐसी संख्या माननी होती है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड करके वैल्यू दे। जैसे आप हर उस क्वेश्चन में आप एलसीएम पे क्वेश्चन कर सकते हैं जहां पर भाग दे के आपको, जैसे एक दिन का काम आप वर्क एंड टाइम में निकालते हैं तो भाग देना पड़ता है, तो एक ऐसी संख्या चूज करिए जो आपकी दी गई संख्याओं से कटे। या स्पीड टाइम डिस्टेंस में कुछ ऐसी दूरी चूज करनी होती है, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो कहीं आपको चाल चाहिए तो दूरी ऐसी चूज करिए जो समय से विभाजित हो जाए, तो समयों का क्या ले लिया जाता है? एलसीएम ले लिया जाता है। तो वो तो अलग टॉपिक है ना। यहाँ पर तो हम एलसीएम निकाला कैसे जाता है ये पढ़ा रहे हैं। एलसीएम क्यों लिया जाता है वो तो दूसरे टॉपिक्स हो गए ना आपके। आई बात समझ में? तो ये तो यहाँ हम बता रहे हैं कि एलसीएम होता क्या है और एलसीएम निकाला कैसे जाता है। ठीक है? तो एलसीएम क्या है? खड़े हो जाइएगा, बताइएगा। एलसीएम, हाँ, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बाबू, फैक्टर मल्टीपल में डिफरेंस है, महान अंतर है फैक्टर और आपके मल्टीपल में। फैक्टर क्या करता है? संख्याओं को काटता है, और मल्टीपल क्या होता है? संख्याओं से कटता है। बहुत मेजर डिफरेंस है। एलसीएम क्या होता है? फिर से सुन लीजिएगा, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम आया है ना?
तो मल्टीपल, मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस है। मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है वो बताइए। मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल अपवर्थ है, हिंदी में बोल दिया आपने, अपवर्थ है। क्या होता है ये? हर मल्टीपल फैक्टर हो सकता है, ये सब तो कोई बात ही नहीं है यहां पर, एकदम गलत बात है। हर मल्टीपल कैसे फैक्टर हो सकता है भाई बताइए। आपने 10 का एक मल्टीपल 20 उठा लिया, तो 20 क्या 10 का फैक्टर है? देखिए वो सब इतना दिमाग एकदम मत इधर उधर चलाइए, सीधा सीधा मैंने बोला है कि अपवर्थ यानी कि मल्टीपल होता क्या है। 5 के मल्टीपल आपको लेने हैं तो क्या होगा? 5 के मल्टीपल 5 नहीं होगा, 5 भी होगा ना। तो 5 का पहला मल्टीपल 5 होता है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, ऐसे। तो ये आपके क्या है, 5 में ही धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करके ये संख्याएं प्राप्त होती हैं। 5 के मल्टीपल या किसी भी संख्या के मल्टीपल निकालने हैं आपको तो। और वो जो मल्टीपल होता है हमेशा दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। तो जो हमारा एलसीएम है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, लोएस्ट या लीस्ट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने बोल दिया, लघुत्तम समापवर्त बोला। तो क्या होगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा, वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम वर्ड जुड़ा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। अपवर्थ हमेशा दी गई जिस भी संख्या का वो अपवर्थ है उस संख्या से हमेशा क्या होगा, विभाजित होगा। चूंकि यहां पर आपको समान अपवर्थ लेना है तो संख्याएं एक नहीं कई सारी हैं, उनका आपको अपवर्थ उठाना है। तो एक ऐसी संख्या उठाना है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कटती हो और वो छोटी से छोटी हो, यही लासा है आपका। और मासा क्या है, मासा ये क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, समापवर्तक। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये दोनों चीजें हैं, ये फैक्टर है और ये मल्टीपल है। फैक्टर क्या होता है या डिवाइजर क्या होता है, हिंदी में इसको अपवर्तक बोलिए। मासा को पूरा लिखेंगे महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब लास्ट वाले वर्ड को आप ब्रेक करेंगे तो समान अपवर्तक दिखेगा कि नहीं। समापवर्तक का मतलब संधि विच्छेद करिए, समान अपवर्तक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। समान अपवर्तक का मतलब पहले तो समझना पड़ेगा अपवर्तक क्या है। तो 20 का अपवर्तक हमने निकाल दिया, 1 है, क्यों 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। तो ये बताइए 20 का इसमें कौन सा मल्टीपल, कौन मल्टीपल है, केवल 20 का एक फैक्टर 20 ही 20 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। बाकी सब तो कोई मल्टीपल है नहीं इसका। बताइए मल्टीपल क्या होगा किसी संख्या का, वो संख्या होगी और जो भी मल्टीपल आएगा फिर उससे बड़ा ही होता है, फैक्टर नहीं होता। एक ही संख्या ही स्वयं की मल्टीपल और स्वयं की क्या होती है, फैक्टर भी होती है। संख्या स्वयं की मल्टीपल भी है और स्वयं की क्या है, फैक्टर भी है। वहां एक ही केस में ऐसा होता है। बाकी अब आगे मल्टीपल लेने जाएंगे तो सब के सब क्या होंगे, मल्टीपल ही कहलाएंगे, फैक्टर नहीं कहलाएंगे। या फैक्टर लेने जा रहे हैं तो फिर सब के सब क्या होंगे, फैक्टर ही रहेंगे, वो मल्टीपल नहीं रहेंगे। तो मल्टीपल फैक्टर मत मिलाइए कि जैसे आपने कहा कि सभी मल्टीपल फैक्टर होते हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, होते ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। हम बात कर रहे हैं किसकी, समापवर्तक की। तो अब 20 और 40 के समान अपवर्तक आपको लेने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 20 और 40 दोनों कॉमनली किससे किससे डिवाइड होते हैं, 1 से होते हैं, 2 से होते हैं, 4 से होते हैं, हाँ बोलते जाइए, 5 से होते हैं, 10 से होते हैं, 20 से होते हैं। अब इसके ऊपर कोई नंबर नहीं, ठीक। तो ये इसके क्या हो गए, समान अपवर्तक हो गए। अब हमें चाहिए महत्तम समापवर्तक। तो बड़े से बड़ा अपवर्तक कौन है इसमें, समान अपवर्तक 20। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 20। तो इसमें डेफिनेशन मैंने क्या दिया, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा मतलब एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। यही है। आपको कोई प्रॉब्लम हुई इसमें, समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों, अब हम लोग एलसीएम एचसीएफ में सारा डाउट क्लियर हो गया, डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आपको। क्योंकि जब आप कोई वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मासा क्यों निकल रहा है और लासा क्यों निकाला जा रहा है। मासा की जब तक परिभाषा नहीं पता है तो उस क्वेश्चन में मासा क्यों निकालना है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और लासा जब तक क्लियर नहीं है लासा होता क्या है, तब तक आप
लसा नहीं निकाल पाएंगे उस क्वेश्चन का। क्यों निकल रहा है, कैसे निकालेंगे, सबका कोई जानकारी आपको नहीं हो पाएगा। आइए चलिए, अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है साठ, 25 और 15 का एलसीएम। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, भाग विधि से निकालना और गुणनखंड विधि से निकालना, ये दो विधियां हम आपको बताने जा रहे हैं, ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, आप 60 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 एक अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्याओं से ही कटाइए, कितना आएगा 30, फिर 2 से कटाएंगे 15, फिर 3 से कटाएंगे 5, फिर 5 से कटाएंगे 1। आपने 60 का गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करके कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 बार आया है, जो भी संख्या रिपीट कर गई है उतना क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे जितनी बार रिपीट करेगी। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका 60 का अभाज्य गुणनखंड। आ गया समझ में, ये क्या है, 60 का अभाज्य गुणनखंड है। फिर उसके बाद 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड सीधे 5 की पावर 2 लिख देंगे। अब 15 है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो क्या होगा, 3 गुणे 5, ऐसे लिखेंगे। सही है। अब ये लाइन खींच दिया जाएगा एक, और लिखेंगे यहां पर एलसीएम। यही अभाज्य गुणनखंड विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये अलजेब्रा में केवल इंपॉर्टेंट है, बाकी अर्थमेटिक में कोई इसका महत्व है नहीं बच्चों, अर्थमेटिक में कोई महत्व नहीं। सीखिए, दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेंगे। यह है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्याओं से घटाइए, किससे घटाइए, अभाज्य संख्याओं से। क्लियर है। अब ये नहीं कि सीधे 4 से घटा लें, ऐसा नहीं करिएगा। आई बात समझ में, अभाज्य संख्याओं से घटाइए, यह अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 की पावर 2 लगा देंगे। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 15 है, 15 को लिख देंगे 3 इंटू 5। अब क्या किया जाएगा, इसका लेना है हमको क्या, एलसीएम। तो बच्चों जो भी संख्याएं प्रयोग हुई हैं उनको कम से कम एक बार लिखिए। जितनी भी संख्याएं आपकी प्रयोग हुई हैं उनको एक बार लिखिए। किसका किसका प्रयोग हुआ है, 2 का, फिर 3 का प्रयोग हुआ है, और फिर 5 का प्रयोग हुआ है। ठीक, 2 का प्रयोग हुआ है, 3 का प्रयोग हुआ है और 5 का प्रयोग हुआ है। मिलाइएगा मत कि कॉमन है कि नहीं, किसी में कॉमन से हमको मतलब नहीं, हमको बस देखना होता है एलसीएम में कौन कौन सी संख्याओं का प्रयोग हुआ है, उसको एक बार लिख लेंगे हम। उसके बाद संख्याओं का मैक्सिमम पावर ढूंढकर हम यहां पर लगा देंगे, वही फाइनली हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 का मैक्सिमम पावर इस पूरे प्रोसेस में क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2 लग जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर ढूंढिए, 1 ही है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 5 का मैक्सिमम पावर ढूंढिए, 5 का मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 लगा दीजिए। क्लियर है। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होता है, कटने वाली संख्या होती है ना। एलसीएम दी गई संख्याओं से क्या होती है, कटती है। तो ध्यान से देखिए, अगर कुछ बच्चों के मन में आया होगा सर एलसीएम तो छोटा होता है, बड़ा पावर आपने क्यों लगाया, तो बच्चों देखिए हमें कटने वाली संख्या चाहिए और दी गई संख्याओं से वो कटे। अगर हम यहाँ 2 ही छोड़ देते छोटा पावर, यहाँ 5 ही छोड़ देते, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आता हमारा एलसीएम। तो क्या 2 गुणे 3 गुणे 5 इससे कटेगा, बता दीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 5 में 2 एक ही बार है,
और जब भाजक में दो बार आ जाएगा तो क्या ये भाजक से कटेगा? क्या ये संख्या 60 से कटेगी? ये 30 ही तो हो रही है। नहीं, हाँ 30 ही तो हो रही, 30 हो रही है। बताइए क्या ये 60 से कटेगी? कभी नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या ये 25 से कटेगी? कभी नहीं कटेगी। इसीलिए बच्चों जो भी हमारा मैक्सिमम पावर यहां होता है उसी को ढूंढ के इस पे लगा देते हैं, क्योंकि हमारा जो एलसीएम होता है दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है। कोई संख्या किसी से तब विभाजित होगी जब संख्या के गुणनखंड आप करते हैं तो भाजक का सारा गुणनखंड उसमें उपलब्ध हो। आप संख्या का गुणनखंड करें, मान लिया एलसीएम का ये गुणनखंड ही तो है, इनटू के पैटर्न पे लिखा है तो गुणनखंड ही है। तो आप जब संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं तो उस गुणनखंड में भाजक के सारे गुणनखंड क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए, तब जाकर वो संख्या भाजक से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। एलसीएम का अर्थ ही है कटना। एलसीएम का अर्थ क्या है? कटना, दी गई संख्याओं से कटना। तो बच्चों अगर हम मिनिमम पावर रख लेंगे तो क्या ये आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 से कभी कटेगा? बताओ आप लीवोलन वाले और तेलियागंज वाले, कटेगा? नहीं कटेगा। आ रही बात समझ में बच्चों? इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मैक्सिमम पावर ढूंढ के रख लेते हैं कि वो उन संख्याओं से कटने लगे। आइए देखिए, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 2। 3 की मैक्सिमम पावर 1। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो अब ये हमारा जो एलसीएम आया है ये 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 से कटेगा, 100% कटेगा। 5 की पावर 2 से कटेगा, 100% कटेगा, क्योंकि 5 की पावर 2 इसमें उपलब्ध है। आ रही बात समझ में? और 3 इंटू 5 से कटेगा, 100% कटेगा, क्योंकि 3 इंटू 5 इसमें क्या है? उपलब्ध है। यही आपका फाइनल एलसीएम है। तो एलसीएम कितना आ रहा है बताइएगा? कितना? 300। ये आपका एलसीएम है। ये पहली विधि है, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। एलसीएम निकालने की आपकी पहली विधि है, ये अलजेब्रा में प्रयोग होता है मेनली। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कोई डाउट किसी को? क्लियर है कि नहीं? ये चीज आ रही बात समझ में? एलसीएम एचसीएफ में कंफ्यूजन हो गया, हरिओम यादव कह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, एलसीएम कटता है, एचसीएफ काटता है। एलसीएम कटता है, एचसीएफ काटता है। कंफ्यूजन वाली बात कहां से आ गई? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त। और एचसीएफ का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक। आपको केवल अपवर्त और अपवर्तक में अंतर क्लियर कर लेना है, कभी एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। अपवर्त की इंग्लिश होती है मल्टीपल और अपवर्तक की इंग्लिश होती है डिवाइजर। तो मल्टीपल किसी संख्या का आपको निकालना आता है? हाँ, सबको आता है। किसी संख्या का मल्टीपल चाहिए तो उसमें धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करिए। आपको 15 का 25वां मल्टीपल चाहिए तो क्या होगा? 15 गुणे 25 होगा। आ रही बात समझ में? तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अपवर्त दी गई संख्याओं में किसी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करके प्राप्त किया जाता है, सॉरी, और वो निश्चित रूप से हमेशा क्या होगा? दी गई संख्या से कटेगा। अपवर्त दी गई संख्या से कटता है। और अपवर्तक क्या होता है? हमने बताया तो 20 के अपवर्तक 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। ये सब 20 को क्या करते हैं? काटते हैं। तो अपवर्तक का काम होता है क्या? काटना, और अपवर्त का काम होता है कटना। यही आपका अंतर है एलसीएम और एचसीएफ में। एल का मतलब तो लीस्ट हो गया और एच का मतलब हाईएस्ट हो गया, तो वो तो क्लियर ही है आपको। तो हरिओम यादव क्लियर नहीं होना चाहिए आपको। आप बस अपवर्त और अपवर्तक क्लियर कर लीजिए। मल्टीपल है और एक डिवाइजर है या फैक्टर है। सही है? आ गई बात समझ में बच्चों? तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी विधि? भाग विधि। समझ में आ गया? जितने भी फैक्टर है कम से कम एक बार लिख लीजिए और मैक्सिमम पावर लगा लीजिए। मैक्सिमम पावर ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बच्चों सभी संख्याओं से इसको कटना होता है, तो अगर मैक्सिमम पावर नहीं लेंगे तो जिसमें भी मैक्सिमम पावर है उससे ये कटेगा ही नहीं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? कटना। एचसीएफ का मतलब होता है काटना। सही है बच्चों? चलिए देखिए, अब आ जाइएगा डिवीजन मेथड पे, भाग विधि पे। भाग विधि,
डिवीजन मेथड। इसमें तो सब बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं। संख्याएं क्या है हमारी? 60, 25 और 15। ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे यहां लाइन खींच देंगे। सबसे पहले किससे भाग जा रहा है वो ढूंढ लीजिए। 2 है, 2 से इसमें भी जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ये कितना आया? 30। 25 को एज इट इज लिखेंगे, 15 ऐसे लिखेंगे। फिर अभी भी भाग जा रहा है 2 से, तो क्या लिख देंगे? 15, 25 और 15। फिर अब किससे भाग जा रहा है? 5 से जा रहा है, 3, 5 और ये 5। सही है बच्चों? आ रहा है समझ में? सॉरी 3 है। और फिर अब 5 से 3, 1, 3। अब किससे? 3 से 1, 1, 3। हम जानबूझ के पहले 3 नहीं रखे हैं, पहले 5 रख दिए हैं। आप कहाँ 1 है? हाँ सॉरी 1। हम जानबूझ के यहाँ 5 रख दिए कि क्रम पलट जाए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हम दिखाना चाहते थे, इसलिए मैंने पहले 5 रख दिया। आप 3 ना रख के कोई अभाज्य संख्या आगे वाली उठा लीजिए, उससे भी आपका क्या होगा? सॉल्व होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ चुका है हमारा। सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम निकालने का, यही भाग विधि। सबको उठा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 कितना हो रहा है वो बताइएगा। हाँ 300, ये आपका आंसर आ गया। हाँ 300, ये आपका आंसर आ गया। हर एक बच्चा देखिए, कितने बच्चों को ये विधि नहीं पता थी? हाथ उठाइएगा। हमें पता है, सबको ये जानकारी रहती है, ठीक है। एलसीएम निकालने का ये सिस्टम सबको जानकारी रहती। अभाज्य गुणनखंड विधि कितने लोग भूल गए थे? वो हाथ उठाए। अभाज्य भूल गए होंगे, अब याद आ गया होगा आपको, क्योंकि यूज में नहीं है ना ज्यादा। अभाज्य वाला कहाँ यूज होता है? केवल आपके अलजेब्रा वाले सेक्शन में यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज्ड तो यही है आपका भाग विधि, तो इसको भाग विधि कहते हैं। अब कुछ मीडियम टाइप के नंबर्स के लिए आप शॉर्ट टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। मीडियम टाइप के, बहुत लार्ज टाइप के नंबर के लिए नहीं, मीडियम टाइप के नंबर के लिए आप अपना एक एलसीएम निकालने का शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। उसमें हम आपको दिखाते हैं, छोटे छोटे नंबर एग्जाम्पल के रूप में उठाते हैं और उसका ओरल एलसीएम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, मिटा दें इसको। चलिए इसको भी अभी शॉर्टकट से भी करेंगे, बिना दोनों मेथड यूज किए। अभी आइए शॉर्टकट में शुरुआत से सिखाना है। देखिए इसके लिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, जैसे ले लिया 6, 12 और ले लिया 24। इसका एलसीएम चाहिए आपको। ध्यान से देखिए, अभी अभी आपने देखा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में देखा होगा कि जो एलसीएम होता है उसके गुणनखंड में संख्याओं के सारे गुणनखंड क्या होते हैं? शामिल होते हैं। जो एलसीएम होता है, एलसीएम के गुणनखंड में संख्याओं के सारे क्या होने चाहिए? गुणनखंड। क्यों सत्यम? क्लियर है? सारे के सारे गुणनखंड क्या होने चाहिए? शामिल होने चाहिए। सही है बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले अगर इस टाइप के छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं या एवरेज नंबर आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर आप उठा लीजिए। इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24 है। अब देखिए 24 क्या बाकी के बचे नंबर से कट रहा है? 24 आपका 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। तो यही हमारा क्या है? एलसीएम। यही हमारा क्या है? एलसीएम है। एलसीएम क्या होगा? 24 ही होगा डायरेक्ट। सबसे पहला तो यही टेक्निक है आपका कि आप क्या करिए, सबसे बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं में दिखाई दे रहा है उसको उठा लीजिए। 6, 12, 24। सबसे बड़ा कौन है? 24 है। आपने 24 को उठा लिया। अब देखिए, अब आपको चेक करना होता है क्या 24 बाकी बची संख्याओं से कट रहा है। अगर पूरी तरह से कट रहा है तो यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। 24 भाई 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है। तो 6, 12, 24 का एलसीएम क्या होगा? 24 ही होगा। तो सीधे देखकर बोल सकते हैं 24 ही होगा। तो मैंने क्या सिखाया आपको? अगर शॉर्टकट अप्लाई करना है तो सबसे बड़ा नंबर पहले उठा लीजिए और चेक करिए किससे किससे कट रहा है। अगर सभी से कट जाए, बाकी बची हुई संख्याओं से सबसे कट रहा है, तो यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे बच्चों हम और क्वेश्चन की बात करें, 5, 10 और ये 50 है। एलसीएम क्या होगा इसका? 50 होगा। सबसे बड़ा नंबर इसमें उठाइए 50,
अब देखिए 50 क्या बाकी बची संख्याओं से कट रहा है? हाँ, बाकी बची संख्याओं से कट रहा है। तो यही हमारा 50 क्या है? एलसीएम है। और उठाइए 3, 9 और मान लिया कि इसको उठा लिया 15। देखिए 3, 9, 15 आपने उठा लिया। इसमें भी ये क्वेश्चन है, इसका एलसीएम चाहिए। तो आपने क्या उठाया इसमें? सबसे बड़ा 15। सबसे बड़ा क्या उठा लिया? 15। अब देखिए किससे किससे कट रहा है? 15 तो अपना 3 से कट रहा है, यानी कि 15 में 3 उपलब्ध है। 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 9 से कटने के लिए एक 3 और उपलब्ध करा दें। क्यों बच्चे? 9 का मतलब 3 गुणे 3 होता है। 9 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणे 3 होता है। समझिए बात को, 9 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणे 3। क्लियर है? तो एक 3 तो उपलब्ध है ही इसमें, एक 3 और उपलब्ध करा दें तो ये किससे कटने लगेगा? 9 से भी कटने लगेगा। आई बात समझ में? तो एक 3 उपलब्ध कराने के लिए 3 का क्या कर देंगे? गुणा। कितना आएगा? 45। ऐसे हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से करेंगे। और आइए देखिए 15, 20 और 25 है। इसका आपको एलसीएम चाहिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 25। 25 आपने उठा लिया। अब देखिए 25 किन किन संख्याओं से कट रहा है? 25 आपका ना 15 से कट रहा है ना 20 से कट रहा है। तो सुनिए 25 को 20 से कटाने के लिए आपको पहले 15 से कटाने के लिए बना लीजिए। आप देख रहे हैं इसमें 3 उपलब्ध है, 25 में 3 नहीं है। 5 वाली चीज तो है ही। 15 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणे 5। 5 यहां उपलब्ध है लेकिन 3 उपलब्ध नहीं है, इसलिए 3 से क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। 3 आ गया तो ये कितना हो गया? 75। अब 75 15 से क्या होगा? कटेगा। अरे अभी तो बात होगी ना। ठीक, 20 से ये 20 से कट रहा है? नहीं, 20 से नहीं कट रहा है। मतलब बच्चों हमारे ध्यान दीजिएगा 20 का फैक्टर हो गया क्या? बताइए। 2 गुणे 2 गुणे 5 हुआ। 2 गुणे 2 गुणे 5। इसमें एक भी 2 उपलब्ध नहीं है। जब तक वो 2 गुणे 2 यहां नहीं आएगा तब तक ये 20 से कटने लायक नहीं बनेगा। यही आपको चेक करना होता है। आप देखिए 25 गुणे 3 में एक भी 2 उपलब्ध है, जबकि इस 20 में कितने 2 उपलब्ध होते हैं? आपके 2 2 उपलब्ध है। तो यहां पर 2 गुणे 2 जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये संख्या आपकी इन सबसे मतलब 20 से नहीं कटेगी। तो यहां क्या करना पड़ेगा? 2 गुणे 2 लाना पड़ेगा। कितना हो गया एलसीएम? बताइए। 300। तो 300 आपका 25 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 20 यानी कि 20 से भी कट रहा है। तो ऐसे आप चेक करेंगे इन सबको। क्लियर है सारे बच्चों को? आई कि नहीं बात समझ में आई? कोई डाउट? अब आ जाइए और छोटे छोटे एग्जाम्पल उठाते हैं। आप लोग बोलिए, थोड़ा मीडियम ही बोलिएगा, बहुत बड़ा मत बोलिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें। आइए आप बोलिए। 13, 18, 19। ठीक है। और बोलिए। 26, 18, 30। और बोलिए। 21, 10, 23। और बोलिए। 21, 9, 43, 47। ठीक। आप लोग सोच रहे हैं कठिन हो गया क्या? सब सिंपल है, सारे के सारे सिंपल है। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 19। लिखिए 19। ठीक है। अब आप देखेंगे 13 से इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 13 जब तक यहां उपलब्ध नहीं होगा तब तक 13 से भाग नहीं जाएगा और कोई माध्यम ही नहीं है। तो 13 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना ही पड़ेगा। ये दोनों क्या है? कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, 13 और 19। तो 13, 19 का जब एलसीएम निकालते हैं तो 13 गुणे 19 ही होता है। अभाज्य संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर का, तो उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है? एलसीएम होता है। तो आप लोग सोचे नंबर के हिसाब से कठिन हो गया। बहुत आसान है, ये तो टेंशन ही नहीं इसमें। भाई ये 19 आपने सबसे बड़ा नंबर उठा लिया, 13 से ये तभी कटेगा जब इसमें 13 का
गुणा होगा मतलब 13 इसमें उपलब्ध होगा। अब यही देखिए 18 से तभी कटेगा जब इसमें 18 उपलब्ध होगा, बस इनका गुणनफल ही एलसीएम है। अब गुणा करना तो सिंपल काम होता है, बताइए, इसमें तो कोई टेक्निकल ही काम नहीं था। भाई देखिए आपका ये 19 13 से कभी तभी कटेगा जब 13 उपलब्ध हो, तो गुणे 13 करना पड़ेगा, और ये 18 से तभी कटेगा जब इसमें 18 उपलब्ध हो, 18 उपलब्ध होना चाहिए, तो सीधे इसका गुणनफल ही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो अगर परस्पर सह अभाज्य संख्याएं भी दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा, तो आपको ध्यान दे देना होता है कि 13 18 19 में 13 18 में भी एक कॉमन है, 18 19 में भी एक कॉमन है, और तीनों में एक ही कॉमन है, तो तीनों का गुणनफल ही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। कुछ भी कॉमन है ही नहीं ना, 13 18 19 में कुछ भी कॉमन है नहीं, कॉमन है, तो आपका 19 गुणे 13 गुणे 18 यही एलसीएम होगा। बताइए कितना आ रहा है, 44 46 44 46 46 ना, ठीक। अब आइए 26 18 30, सबसे बड़ा नंबर उठा लीजिए, 30 उठा लिया। अब देखिए 26 से ये तभी कटेगा जब इसमें 13 उपलब्ध हो। भाई 26 के दो गुणनखंड आ रहे हैं, क्या 13 और 2, 2 तो यहां है, 30 में 2 होता है कि नहीं, पता है आपको, 2 गुणे कितना 15, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 उपलब्ध होता है। तो बच्चों 26 में भी 2 है, 30 में भी 2 है, टेंशन फ्री हो गए, बस 30 में 13 नहीं है, इसलिए 13 से क्या कर देंगे, गुणा, सही है। अब देखिए और क्या नहीं है, 18 से ये तभी कटेगा जब यहां पर 9 उपलब्ध हो। क्या उपलब्ध हो, 9, 9 मतलब सुनिएगा 3 गुणे 3 उपलब्ध हो। तो बच्चे 1 3 तो उपलब्ध है ही, क्या चाहिए यहां, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 18 से कटना है, तो 18 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 30 में तो 2 उपलब्ध है, 30 में 3 भी उपलब्ध है कि नहीं, एक 3 और उपलब्ध करा दिया जाए तो ये 18 से कटने लायक हो जाएगा, यस हो जाएगा बच्चों, सीधे 3 एक और उपलब्ध करा दीजिए। बताइए गुणनफल कितना है, 1170, ठीक। अब आइए 21 10 23, सबसे बड़ा नंबर 23 उठा लिया। अब 23 21 से तभी कटेगा जब 21 पूरा पूरा इसमें उपलब्ध हो। क्यों 23 21 से तभी कटेगा, मतलब ये यहां का फिगर 21 से तभी कटेगा जब यहां 21 उपलब्ध हो, उपलब्ध है नहीं, इसलिए उपलब्ध करा दीजिए, गुणा कर दीजिए। आ गया समझ में। अब सुनिएगा 10 से इसको कटना है, आप देखेंगे 10 का गुणनखंड 2 और 5 होता है, 2 5 यहां कहीं उपलब्ध है क्या, नहीं उपलब्ध है, तो पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करके 10 को उपलब्ध कराना पड़ेगा। कितना आया, हाँ 48 30, ये हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। अब आइए किसी बच्चे ने सोचा ये ज्यादा कठिन हो जाएगा, 47 कर देंगे, तो ज्यादा आसान हो जाता है, केवल गुणा करना होता है, कोई भी कॉमन सेंस फिर नहीं बचता, सीधे कुछ कॉमन है नहीं, उपलब्धता है नहीं, तो सीधे पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके ही तो उपलब्ध कराएंगे। अब 47 में 21 कहां उपलब्ध होगा, 47 एक अभाज्य संख्या है, बताइए, तो 47 केवल 1 से कटता है और 47 से कटता है, तो 47 में 21 तो उपलब्ध होगा ही नहीं ना, तो उपलब्ध कराने के लिए 47 में आपको क्या करना पड़ेगा, 21 पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 9 से ये कब कटेगा, 9 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 3, मतलब यहां 3 गुणे 3 उपलब्ध होना चाहिए, ये 9 से तभी कटेगा जब यहां 3 गुणे 3 उपलब्ध होना चाहिए, तो 1 3 तो उपलब्ध है, 1 3 उपलब्ध है, एक ही 3 उपलब्ध कराना है। 21 में 1 3 होता है ना बच्चों, होता है, तो देखिए एक ही 3 उपलब्ध कराना है, तो गुणे 3 कर दीजिए। कितना आ रहा है, हाँ 29 29 क्या 61, ये हो गया। और नंबर बोलेंगे कि आगे चले, हम आगे चलें, चलिए शीट दीजिए एलसीएम वाली। देखिए ये सब चीजें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी जब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आप देखते होंगे जो जैसे ये बहुत पुरानी वाली शीट है क्या, आप देखते होंगे आप लोग कि एलसीएम एचसीएफ में
एलसीएम एचसीएफ कह रहा हूँ, वर्क एंड टाइम में जो क्वेश्चन दिखते हैं कितने छोटे छोटे वहां पर लेने होते हैं आपको, एलसीएम होता है कि नहीं, कोई पढ़े होंगे तो जानते होंगे आप लोग। तो वो सब सारे एलसीएम ओरल ही निकलते हैं, भाग विधि का प्रयोग वहां नहीं करना पड़ता, आप देख के बता देंगे कि यही आपका क्या है, एलसीएम है। तो इस पे तो हमारा पूरा सिस्टम चलेगा ही चलेगा, हम शॉर्टकट ही लेके चलेंगे, जहां पर संभव होगा ओरल एलसीएम देखकर बताने वाला, तो वहां हम लोग पेन पेपर का यूज नहीं करेंगे, केवल माइंड कैलकुलेशन से ही डायरेक्ट एलसीएम बताएंगे। यही हमारी आदत भी होनी चाहिए, कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए यही हमारी आदत भी बननी चाहिए। चलिए आइए देखिए, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है शीट का, कल मिलेगी शीट आप लोगों को, टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, शीट कल मिलेगी। आज से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है एलसीएम एचसीएफ से, नंबर सिस्टम के 2-4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल रह गए हैं, तो खुद से लगाइए, लग जाएगा, खुद से लगाइए, लग जाएगा, सोचेंगे तो लग ही जाएगा, क्यों नहीं, 2-4-5 सवाल तो लगा ही लेना चाहिए आप लोगों को स्वयं से। जहां पूरी शीट सॉल्व कराई गई है वहां 2-4 लगा लीजिए, एक आध सवाल रुकता है तो एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद एक चीज, हाँ मैं यूपीएसआई का पेपर स्टडी कर रहा था, तो उसमें पावर लगाकर 2 अंक पूछे गए हैं। कैट वाला जो क्वेश्चन होता है एसएससी में, जो आज तक नहीं आया, यूपीएसआई में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, तो ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका 23 की पावर 47 हो गया, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए इसके, तो इसका प्रोसेस अलग होता है, तो इसको मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा। तो आज या कल में यूट्यूब पे क्लास ले लेते हैं, सबके पास मोबाइल तो होगा ही मल्टीमीडिया वाला, जिनके पास नहीं है वो ऐसा मित्र बनाए होंगे जिनके पास होगा मोबाइल। क्यों क्यों बच्चों, कितने लोगों के पास नहीं है वो मोबाइल, हाथ उठाइए, अगल बगल से काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं होगा तो फिर बताइएगा, हम ठाकुर साहब या अनिल का मोबाइल दिलवा देंगे आप लोगों को देखने के लिए। चलिए आइए, पहला सवाल है हमारा 24, 60, 150 का गुणनखंड विधि एवं भाग विधि से ल स प ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, ओरल बोल दिया आप लोगों ने, क्या है 24, 60 और 150, हमें लगा आंसर बोल रहे हैं आप लोग। शीट है क्या आप लोग बस, अच्छा टेलीग्राम पे पड़ी हुई है। चलिए आइए देखिए, सोल्यूशन देना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि, बोलिए 24 का गुणनखंड करिए, कितना आ रहा है, 2 की पावर 3 इंटू 3, यही होगा। 60 का गुणनखंड करिए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और 150 का गुणनखंड करिए बताइए, 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3, यही होगा। आ रही बात समझ में बच्चों? आप देखिए, आइए, कट तो नहीं रहा है, अनिल बताइएगा, अनिल कट तो नहीं रहा है, बताइए। आप भी थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, हमें कुछ दिन पहले ही पता चला है कि अनिल जी लगे हुए हैं यूपीएसआई की तैयारी में, तो हमारा सहयोग है इनको, और ये सब हम आपसे भी पूछेंगे। एलसीएम क्या होता है अनिल? क्यों भाई, पूछ लिया जाए, क्या होता है एलसीएम? खड़े होइए, खड़े हो जाइए, क्या होता है एलसीएम? शर्मा गया अनिल लग रहा है। चलिए, पढ़ाई में कैसी शर्म बच्चों, बताना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है एलसीएम क्या होता है। अब तो समझ में आ गया, टॉपिक कौन सा हम पढ़ा रहे हैं, मिलेगा लड्डू मिलेगा, परेशान ना हो। टॉपिक कौन सा अनिल हम पढ़ा रहे हैं? हिंदी क्या होती है इसकी? हाँ, इंग्लिश तो बता दिया, हिंदी बताइए, हिंदी में क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्तक, सही तो बोल रहे हैं अनिल जी। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, मिलेगा मिलेगा, परेशान ना हो, आइए, चलिए, मिलेगा मिलेगा बच्चों। तो आइए, इसमें क्या करना है हम लोग को,
अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं क्वेश्चन तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कम से कम जो भी संख्याएं यहां प्रयोग हुई हैं एक बार इसको एक बार तो लिख ही लेंगे। एक बार लिखिए, क्या हो गया आपका 2 3 5। एसी चल गया, चलेगा चलेगा, बाद से एसी रेगुलर चलेगा सारे बैचेस में। आप लोग एसी 8 बजे से शुरू होगी, क्योंकि अभी बिजली विभाग ने वो परमिशन नहीं दिया, मतलब काम नहीं हो पाया फाइनली, तो मुझे लग रहा है अब होली बाद ही कनेक्शन मिलेगा। लेकिन मैंने अब यह स्थायी सोच लिया है कि रेगुलर जनरेटर चलेगा 8 बजे से लेके शाम तक चलेगा। सुबह थोड़ा माहौल ठंडा रहता है 7 बजे, तो 8 बजे से चलेगा तो सही रहेगा। आइए 2 की पावर मैक्सिमम लगाइए 3, और 3 की पावर मैक्सिमम लगाइए 1, और 5 की पावर मैक्सिमम लगाइए 2। तो बताइए एलसीएम कितना? 600 आ गया। एलसीएम कितना? 600। कोई प्रॉब्लम? यही करना होता है, गुणनखंड करिए और अभाज्य गुणनखंड करिएगा, संख्याओं को एक एक बार लिख लीजिएगा और उनके ऊपर फिर मैक्सिमम पावर लगाइएगा। मिनिमम नहीं लगाया जाता, अगर मिनिमम लगाएंगे तो वो फिर सभी संख्याओं से नहीं कटेगी, क्योंकि देखिए ये एलसीएम तभी इन सब से कटेगा जब इनके सारे गुणनखंड इसमें उपलब्ध हो। तो मैक्सिमम रखेंगे तभी तो सबके गुणनखंड इसमें उपलब्ध होंगे। बताइए, यही तो होता है। क्लियर है कि नहीं ये बात? चलिए आइए देखिए, अब हमारा कौन सा विधि है? भाग विधि। भाग तो सबको पता है, एक लास्ट बार और करा दे रहा हूं भाग विधि में, फिर कभी कराऊंगा नहीं। 24, 60 और 150, 2 से घटा दें 12, 30, 75, 2 से घटा दें 6, 15, 75, कॉमा लगाते हुए लिख लीजिए। फिर किससे? 2 से, 3, 15 और 75। फिर किससे? 3 से, 1, 5, 25। फिर 5 से, 1, 1, 5। फिर 1, 1, 1। एलसीएम क्या आ गया? ये भाग विधि है, लिखिए यहां पर भाग विधि, डिवीजन मेथड। एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए? यही लिखना पड़ेगा हमको। सबका गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, कितना आ रहा है? 600 आ गया। ये लीजिए आंसर, लास्ट बार कराया मैंने। ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास हरिओम याद तो लाइव नहीं होगी, लाइव नहीं होती है ना ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, लाइव क्यों होगी? हाँ आ जाइए सर, आ जाइए। देखिए डीके सर आए हैं आपकी क्लास में, ठीक है, आ जाइए सर। 5 मिनट का समय, सिट डाउन, बैठ जाइए। सर आए हैं कुछ विशेष बात लेकर ही। ये 2 मेथड मैंने करा दिया, बस सर 2 सेकंड लूंगा, शॉर्टकट से कर लिया जाए डायरेक्ट। 24, 60 और 150। सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए कौन है? 150। 150 में 24 का भाग जा रहा है? बताइए, नहीं जा रहा है। तो 24 से गुणनखंड देखे जाए तो क्या है बच्चों बताइएगा? 8 त्रिके 24 होता है, 3 तो इसमें उपलब्ध है, लेकिन यहां पर क्या है? 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें क्या है? केवल कितने 2 उपलब्ध हैं बताइएगा? यहां पर 1 2 उपलब्ध है, यस 1 2 उपलब्ध है। उपलब्ध कितने होने चाहिए? यहां पर 3 2 उपलब्ध होने चाहिए। तो 3 2 उपलब्ध होने के लिए कहा बच्चों? यहां 150 है ना ये आपका, तो 1 2 तो उपलब्ध है ही, 75 हुआ। और हाँ ठीक तो है, 2 बार 2 और आना चाहिए। सीधे सीधे क्या कर दीजिए, पूरे सारे फैक्टर उपलब्ध होने चाहिए कि नहीं? ठीक है, एक ही है, 2 2 से गुणा कर दीजिए, तो सीधे सीधे 4 से गुणा तो सीधे हो गया 600। ओरल है, यही तो मैंने सिखाया है कि इसके सारे फैक्टर इसमें क्या हो? उपलब्ध हो। एक बार में बता देंगे, तो इतना सब लंबा नहीं करना इसमें, सीधे सीधे क्या करना है? 2 सेकंड में रिजल्ट, सारे फैक्टर इसको उपलब्ध कराइए, तब तो ये इससे कटेगा। तो यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 2 आना चाहिए, 1 2 पहले से है, 2 गुणे 2 और ले आइए,
सॉरी सर, समय आपको खड़ा करा दिया, ठीक है, ये लास्ट था सर, ठीक है। हाँ बस हम छोड़ भी रहे हैं क्लास, ठीक है। हाँ सर की बात सुनिए, सर हमारे सीनियर है, सीनियर नहीं, सीनियर मतलब यहाँ तो सीनियर है ही, बाकी हमारे गुरु भी है, और सर से ही आशीर्वाद प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सिलेक्शन भी हुआ SSC में, ठीक है। तो 2 मिनट सर को सुने आप जिम्मेदारी के साथ। और हाँ, कोई बच्चा जाएगा नहीं, 9 बजे आप लोगों को, अच्छा भाई मैं तो आया हूँ यहाँ पे, कुछ बच्चे इसमें से मेरे बैच, कुछ बच्चे तो मेरे बैच में पढ़ते भी हैं इसमें, 8 से 10 वाली मेरे इंडिविजुअल क्लास में, तो क्लास तो मेरी चले, मैं उस पर्पज से नहीं आऊँ। आज एक बहुत अच्छा ओकेजन है, आई हैव कम फॉर दैट। सो फार एज क्लासेस आर कंसर्न, आई हैव नथिंग टू डू विद द क्लास। उस क्लास का आज कोई बात नहीं करने आया हूँ मैं, क्लास में तो मेरा क्लास चलता ही है। हेलो, आई हैव नथिंग टू डू विद द क्लास। आज मैं क्लास के बारे में बोलना नहीं आया हूँ, क्लास के बारे में तो मैं एक दोबारा आया भी हूँ शायद एक बैच में, आप लोग जानते भी हैं, क्लास भी चल रहा है। आज जो बात है वो जरा सा ध्यान सुनेंगे, केवल 1 मिनट। अभी आप लोगों ने देखा कि कोचिंग 4-5 दिन जब बंद थी, तो हमारे देखिए ऐसे शिष्य पर सबको गर्व होगा, एम आई राइट? और मुझे गर्व करना भी चाहिए, व्हाई नॉट? सिलेक्शन भी लिए, इतना बड़ा शहर में नाम चला, तो हमें गर्व होता है, खुशी भी होती है। आप लोग सिलेक्शन ले लोगे उतना ही हम लोगों के लिए काफी है, आप लोग सिलेक्शन पा जाओ, उसी के लिए पढ़ाई भी चलेगी, वो तो एक बात। अभी आप लोगों ने देखा कि कोचिंग बंद थी 4-5 दिन के लिए, तो हमारे आदरणीय वसीम सर की सिस्टर की शादी हुई, और हमारी भी छोटी बहन है, उसकी भी शादी हुई। बहुत खुशी की बात है कि जिस लड़के की शादी हुई भी आजमगढ़ में PCS हैं, पोस्टेड हैं, वीडियो के पद पर हैं, तो हम लोग के लिए गर्व का विषय भी है। लेकिन आज जब शादी कोई होती है तो 10-20 हजार लोगों को बुलाना संभव नहीं हो पाता है, तो आज उसी के लिए हम लोग मिष्ठान वितरण थोड़ा हो रहा है। उस समय आप लोगों को नहीं बुला पाए थे, तो आज उसी के लिए मिठाई बंटने जा रहे, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आराम से बैठें और मिठाई खाएं, पानी पिए, तब क्लास चले। बस मैं यही कहने आया था। और अनिल मिठाई बटवाइए सबको जरा सा। तो हाँ 9 बजे ठीक है, तो आप जाएंगे नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा इंतजार। तो आज मिष्ठान वितरण होगा और 9 बजे के करीब क्लास में मिठाई बटेगी, तो वो खा करके ही सब लोग जाएंगे। थैंक यू।